प्रीवियस लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। वेक्टर्स को ग्राफिकली और मैथमेटिकली किस तरह डिस्कस करते हैं, ग्राफिकली और मैथमेटिकली वेक्टर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं, वो हम लोगों ने सीखा था। उसके अलावा ये सीखा था कि जब किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर के ऊपर कौन सी कंडीशन होगी जिस केस में आपको ये पता चल सकेगा कि वेक्टर की लेंथ इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, या फिर वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी या नहीं होगी। तो कौन से स्केलर के केस में या स्केलर के ऊपर कौन सी कंडीशन होगी जिस केस में ऐसा होता है, वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। मैथमेटिकली भी डिस्कस किया था, इसको ग्राफिकली भी डिस्कस किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़नी है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मीन्स जैसा कि वर्ड वैसा है, को का मतलब होता है, को का वर्ड जो है सेम की वर्ड की सेंस में यूज होता है, और लीनियर का मतलब लीनियर जो है वो लाइन की सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है। को लीनियर का मतलब यहाँ पे एक लाइन की सेंस में जो है यूज हो रहा है। ऐसे वेक्टर जो एक लाइन में आ रहे हों तो उनको हम जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, अगर वर्ड डेफिनेशन पढ़ना चाहें आप लोग, लेट ए एंड बी बी दी टू वेक्टर्स then these vectors are said to be collinear if a is equal to lambda times b where lambda is a scalar number। ठीक है, ये collinear vectors की मैथमेटिकल फॉर्म में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसे वेक्टर, दो वेक्टर जिनमें एक वेक्टर जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, जिसमें आप एक वेक्टर्स को जो है वो एक वेक्टर को जो है वो इस तरह लिख सकें कि उसका आंसर जो है वो दूसरे वेक्टर के साथ कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद आए, तो ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर आपके पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, अगर आप इस तरह लिख सकते हैं दो वेक्टर्स को, ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, देन ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर वर्डिंग में जो है वो इनकी डेफिनेशन की जाए कोलिनियर वेक्टर्स की, तो ऐसे वेक्टर्स जो एक लाइन के अलोंग जो है वो होते हैं, डायरेक्शन इनकी एक दूसरे के सेम, एक दूसरे से सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक लाइन है, दो वेक्टर्स आपके पास हैं जो इस लाइन के अलोंग है, चाहे जो वेक्टर्स की लेंथ जो है वो कम या ज़्यादा क्यों ना हो, डायरेक्शन चाहे चेंज क्यों ना हो उनकी। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर आपके पास ये वाला ब्लू वेक्टर है, ठीक है, इस लाइन के अलोंग ही है। दूसरा वेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये ग्रीन वाला वेक्टर है, ये वाला, ठीक है, वो भी इसी लाइन के लॉन्ग ही है ये वाला वेक्टर। अब इसके डक्शन जो है वो भी दूसरे पहले वेक्टर के डक्शन के लॉन्ग की तरह सेम हो सकती है, या फिर इसके डक्शन जो है इसके ऑपोजिट भी हो सकती है, लेकिन दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक ही लाइन के लॉन्ग है। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, जो कि एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं। ऐसे दो वेक्टर्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों, डायरेक्शन चाहे उनकी सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ चाहे उनकी कम या ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं देन दोज टू वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो ये वर्डिंग में डेफिनेशन है कोलिनियर वेक्टर्स की, जो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं। अगर मैथमेटिकली इनको देखना चाहें तो अगर आप एक वेक्टर को लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर आपके पास ए है दूसरा बी है, तो अगर आप इस तरह लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए, वो एक ही बात है, क्योंकि ये जो आपके पास इक्वालिटी लिखी हुई है ये आपके पास ये वाली, इस इक्वालिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो लैम्डा इन्वॉल्व हो रहा है, आप इसको जो है क्या करें, क्योंकि स्केलर है तो स्केलर को आप क्या करें दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब लैम्डा को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो आपके पास बन जाएगा वेक्टर बी इज इक्वल टू वन ओवर लैम्डा। अब लैम्डा के पास स्केलर है तो वन ओवर लैम्डा भी आपके पास कोई ना कोई एक स्केलर ही होगा, ठीक है, ओ टाइम्स ए। ठीक है, तो अब इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक वेक्टर को, जरूरी नहीं है कि ए को ही आप लिखें, बी को भी लिख सकते हैं, किसी एक वेक्टर को स्केलर मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर अगर आप लिख लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर्स जो हैं ए और बी के होंगे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब लैम्डा के ऊपर यहाँ पे कंडीशन है क्योंकि लैम्डा यहाँ पे स्केलर है, तो लैम्डा के पास जीरो भी हो सकता है, लैम्डा के पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, लैम्डा के पास नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अब लैम्डा के पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें अगर आपके पास वन है, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपके पास वन होगी तो यहाँ पे ये इक्वालिटी क्या बन जाएगी, ये इक्वालिटी आपके पास बन जाएगी कैपिटल ए इज इक्वल टू, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास वन पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा वन इंटू वैक्टर बी। तो वन इंटू वैक्टर बी क्या होता है, वो बी ही होता है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर आपके पास वन है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ठीक है तो वो क्लीनियर वेक्टर्स, लेकिन वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे अगर लैम्डा की वैल्यू जो है वो वन आ रही है, जब आपने उन दो वेक्टर्स को जो है इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की होगी। ठीक है, अगर आप दो वेक्टर्स को इस फॉर्म की में लिखने की कोशिश करते हैं और आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है, कहने के अगर आपके पास जो है कोई पॉजिटिव नंबर आता है,
या 0 से बड़ा कोई नंबर आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है लैम्डा की वैल्यू, तो उस केस में ए और बी जो दो वेक्टर्स होंगे वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे। पैरेलल वेक्टर मीन्स वो एक डायरेक्शन में ही होंगे, दोनों की डायरेक्शन की होगी सेम होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे वेक्टर जो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। डायरेक्शन उनकी सेम हो भी सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और लेंथ भी इस तरह उनकी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर आपका लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 बन रहा है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अगर आपका लैम्डा जो है वो लेस देन 0 है, या कह लें कि लैम्डा आपका जो अगर नेगेटिव नंबर है, तो उस केस में जो आपके पास जो दो वेक्टर्स होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे, मीन्स उनकी डायरेक्शन जो होगी एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ठीक है। अगर सिंपल सी एग्जांपल समझना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स लिखता हूँ यहाँ पे, एक वेक्टर आपके पास लेट से वेक्टर ए में लिखता हूँ यहाँ पे, टू डायमेंशन में लिखता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। एक वेक्टर आपके पास लेट से 2i और +3j, ये कोई सिंपल सा वेक्टर लिखा है मैंने टू डायमेंशन में 2i + 3j, ये इसको मैंने वेक्टर ए का नाम दे दिया है। इसी तरह अगर मैं एक वेक्टर लिखता हूँ लेट से वेक्टर बी, और ये वेक्टर बी क्या आपके पास है, ये है 4i + 6j, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हम एक वेक्टर को जो है दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है, वो इज इक्वल टू है हाफ ऑफ वेक्टर बी। ये आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप वेक्टर बी को जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वेक्टर ए है वो मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट्स को जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वेक्टर बी को, तो वेक्टर बी को 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके कंपोनेंट को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे, जैसे कि 1/2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 2i। उसी तरह 6 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे +3i। तो आप देख सकते हैं आपके पास ए वाला आंसर जो है वो आपके पास, यानी कि ए वाला वेक्टर जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है ये वाला। तो आप एक इस तरह एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चेक करें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो वेक्टर आपके पास बी है उसको आप लिख सकते हैं वो किसकी इक्वल है, वो इज इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ये भी इक्वालिटी होल्ड करती है कि अगर आप वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें आपके पास वेक्टर और ए और बी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वेक्टर ए को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 पूरे के दो सारे कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और आपको आंसर में क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 4i + 6j। और ये देख सकते हैं आपके पास ये वाकई ही ये बी का आंसर ही आपके पास आ रहा है, जो मैंने बी वेक्टर लिखा था आंसर में, यहाँ पे वही वेक्टर आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, यहाँ तो आप ये भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 2a, या आप ये भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी, ठीक है। अगर आपने एक तरीका लिख लिया है तो आप जो है दूसरा तरीका भी आप यहाँ जो है लिख सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आप एक ही तरीका लिख लें वही काफ़ी है। किसी एक वेक्टर को जो है किसी दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल लिख दें, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ए को बी के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे बी को जो है वो ए के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में जो लिखा हुआ है, तो एक वक्त में एक ही लिख लें वो भी काफ़ी है। तो जब भी किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये या लिख सकते हैं अगर आप, तो इसका मतलब ये कि दोनों क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स है। तो यहाँ पे जो मैंने वेक्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं 2i और 3j, इस तरह 4i और 6j, ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, मीन्स एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाइक कर रहे हैं। अगर आपने इसको ग्राफिकली भी चेक करना हो तो ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करूं और फिर आपको ये जो मैंने ए और बी वेक्टर्स यहाँ पे कंसिडर किए थे उनको ड्रा करके बताऊं, तो आप लोग वहाँ से देख के जो है जज कर लेंगे कि वाकई दो वेक्टर्स वो जो मैंने लिखे थे यहाँ पे ए और बी वो क्या थे, कोलिनियर वेक्टर्स थे। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके हमारे पास वेक्टर थे इनमें 2 3 और इन्वॉल्व हो रहे थे, यहाँ 4, तो हम जो है वो 4 तक नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। वेक्टर क्योंकि मैंने दो कंपोनेंट्स वाले वेक्टर लिए थे, इसका मतलब मैं वेक्टर्स को जो है 2 डायमेंशन में ड्रा करूंगा। अगर 3 कंपोनेंट वाले होते हैं तो फिर मैंने उनको जो है एक्स वाई जी 3 डायमेंशन में जो है वो उनको मैंने ड्रा करना था। तो वाई की वैल्यू भी, वाई की भी स्केलिंग कर लेते हैं 1 2, वाई की स्केलिंग थोड़ी सी कम करते हैं क्योंकि 6 तक जाना है हम लोगों ने, तो वाई की स्केलिंग करते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे वाई की वैल्यू 6 है आपके पास,
यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू 1 और 2 है। इस तरह स्केलिंग कर ली हम लोगों ने। अब वेक्टर जो a था वो था आपके पास 2i प्लस 3j, ठीक है। ये आपके पास था वेक्टर ए। सबसे पहले मैं करता हूँ इस वेक्टर ए को जो है ड्रा करता हूँ कि ग्राफिकली इसका ये वेक्टर जो है उसकी फॉर्म जो क्या बनेगी। तो पहला कंपोनेंट क्या है, 2 है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, 3 है। तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला कंपोनेंट वो 2 है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो क्या है, 3 है। तो ड्रा करते हैं यहाँ पे वेक्टर को, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 2 है तो वो कंपोनेंट यहाँ तक आएगा 2 तक, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 3 है तो वो यहाँ तक आएगा। जब दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो है ये वाला पॉइंट बनेगा, और ये वाला पॉइंट आपके पास कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा 2,3, ठीक है। इस 2,3 को पॉइंट को जो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे यहाँ पे। ये आपके पास जो है वेक्टर ए बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास वेक्टर बन जाएगा 2i+3j। इसको जो है मैं वेक्टर ए का नाम यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर बी को ड्रा करते हैं। वेक्टर बी क्या था आपके पास, वेक्टर बी था 4i+6j, ठीक है। तो 4i+j जो वेक्टर है इसको भी ड्रा करके देख देते हैं। तो 4 पहला कंपोनेंट है और 6 जो है वो दूसरा कंपोनेंट, मीन्स 4 जो है आपका अलोंग एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है और 6 जो है वो अलोंग वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ पे आपके पास जो एक्स की वैल्यू 6 आ रही है। दोनों को अगर हम जो है वो कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये वाला पॉइंट जो है बन रहा है, जो कि पॉइंट है 4,6, ठीक है। इस पॉइंट को क्या करेंगे, ओरिजिन के साथ मिला देंगे और फिर हमारे पास जो है नया वेक्टर में मिल जाएगा। तो ये ओरिजिन है आपके पास, इसको जो है वो इस पॉइंट के साथ यहाँ पे मिला देते हैं ये वाला। तो ये मिला दिया। अब आपके पास ये जो ग्रीन वेक्टर बन रहा है ये है वेक्टर आपके पास बी। अब आप दोनों वेक्टर्स को देख सकते हैं, लेंथ अगरचे दोनों वेक्टर्स की डिफरेंट है लेकिन दोनों वेक्टर जो है वो एक ही लाइन के ऊपर जो है लाई कर रहे हैं। अगर मैं लाइन यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, दोनों वेक्टर जो है वो लाई कर रहे हैं। ग्रीन वेक्टर बी और ब्लू वेक्टर बी, या कह लें वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसलिए दोनों वेक्टर्स क्या है, हमने ग्राफिकली चेक कर लिया क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। लेकिन आप मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले चेक किया था। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं तब भी क्या होगा, मैथमेटिकली आपको छोटी हो जाएगी कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। मीन्स कि एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई कर रहे हैं। और कंडीशन ये थी कि अगर आपका लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 बनता है, जैसे कि अभी हमारे एग्जांपल में केस में हुआ था, हमने जो यहाँ पे ए और बी वेक्टर लिखे थे उस केस में हमारे पास लैम्डा आया था एक एक फॉर्म जो मैंने ये लिखी थी, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी। इसमें भी देख सकते हैं आपका लैम्डा क्या है, आपका लैम्डा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। और दूसरी फॉर्म मैंने क्या लिखी थी, दूसरी फॉर्म मैंने ये लिखी थी, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए। तो जो मर्जी फॉर्म लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक वक्त में आपने एक ही फॉर्म लिखनी है। तो दोनों फॉर्म को अगर हम कंसिडर करें तो हमारा लैम्डा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब जब आपका लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो तो आपके जो दो वेक्टर्स होंगे ए और बी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तब आप ग्राफ में भी देख लें, ग्राफ में मैंने जो वेक्टर्स रखी हैं अपने ये वाले दो वेक्टर्स ए और बी, दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम ही आ रही है, ठीक है। ये तो ग्राफिकली हम लोगों ने चेक किया डायरेक्शन सेम आ रही है। मैथमेटिकली अगर आप लोगों ने चेक करना उनकी डायरेक्शन सेम होगी या नहीं, तो आपने इन स्केलर को चेक करना है, ये जो यहाँ पे लैम्डा की जगह आ रहे हैं, ठीक है। अगर लैम्डा आपका ग्रेटर देन 0 है तो दोनों वेक्टर्स जो आपके कोलिनियर हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर लैम्डा आपका जो है वो लेस देन 0 है तो फिर आपके दोनों वेक्टर्स होंगे वो अगेन एक ही लाइन के ऊपर होंगे, कोलिनियर होंगे, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। वो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आपका लैम्डा जो है उसकी वैल्यू 1 है, 1, तो उस केस में आपके जो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि लैम्डा वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू बी, आपको जो है ये वाली इक्वालिटी मिल जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। मीन लेंथ क्या उनकी एक दूसरे की लेंथ भी इक्वल ही होगी एक दूसरे के। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं जब उनकी लेंथ भी सेम हो, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है। तो जब लैम्डा आपके पास इक्वल हो जाए, 1 की इक्वल होगा वो, तो दो वेक्टर्स जो होंगे वो कोलिनियर तो होंगे लेकिन वो क्या होंगे, वो सेम ही होंगे वेक्टर्स वो वाले, उनकी लेंथ और डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फ्री वेक्टर्स की। फ्री वेक्टर्स मीन्स समझ लें कि आज़ाद वेक्टर्स जिनके ऊपर जो है वो पोजीशन की जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो अ वेक्टर हुज पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड इन स्पेस कॉल्ड फ्री वेक्टर्स, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसकी पोजीशन जो है स्पेस में जो है फिक्स ना हो या उसको जो हम फ्री वेक्टर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल ले लें, फ्री वेक्टर्स वाला जो बॉक्स है ये वाला ऊपर वाला जिसकी जो लाइन देखें तो ये इस पॉइंट से शुरू हो रही है इसकी ऊपर वाली लाइन और इस पॉइंट तक जाके जो है वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से ले इस पॉइंट को अगर मैं ए का नाम दे दूँ
और इस पॉइंट को अगर मैं जो है वो बी का नाम दे दूँ, तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये जो आपके पास ये वेक्टर ए भी बन रहा है, ये वाला वेक्टर, ठीक है। इसकी देख सकते हैं डायरेक्शन और कि कौन सी है, ये वाली है, और लेंथ भी आपको पता है कहाँ ए से लेकर बी तक है। अगर मैं इसी तरह का एक वेक्टर जो है वो यहाँ पे ड्रा करूँगा, इस नीचे वाली लाइन से लेकर, ए से नीचे वाली जो लाइन है या कॉर्नर है वहाँ से लेकर बी से जो नीचे वाला कॉर्नर है वहाँ तक ये वेक्टर ड्रा करूँगा, तो इसको जो है अगर मैं इसके साथ मिला दूंगा तो ये दोनों वेक्टर की हैं सेम ही वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर देखें ए से लेकर बी तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ए से लेकर बी तक उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा जितना ये जो बाद वाले 2 पॉइंट्स मैंने ड्रा किए हैं वहाँ से लेकर, या कह लें इन पॉइंट्स को अगर मैं नाम दूँ तो ये वाला पॉइंट अगर सी है और ये वाला पॉइंट अगर डी है, तो ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा जितना आप पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी ये क्या है, दोनों सेम ही वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम ही वेक्टर्स हैं। दोनों वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, आपको सेम ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है दे रहे हैं। जितना ए से लेकर बी तक डिस्प्लेसमेंट है उतना ही सी से लेकर डी तक ही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वेक्टर्स क्या दे रहे हैं, आपको सेम ही आंसर दे रहे हैं। तो आप जो है किसी भी जो है ना वो और पॉइंट से जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए से लेकर बी तक डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे कि लेट्स से इस पॉइंट एफ से लेकर इस पॉइंट एफ से लेकर इस पॉइंट जी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उतना ही होगा जितना पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर्स जो है वो उनको जो है वो एक जगह फिक्स करना जो है वो जरूरी नहीं होता। आप किसी और पोजीशन पे भी जो है वो स्पेस में जो है वो उतनी ही लेंथ का वेक्टर ड्रा करके डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट का आंसर जो है वो सेम मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है, एक मतलब जो है उसको जरूरी नहीं है कि एक पोजीशन पे जो है फिक्स रख के डिस्कस करें डिस्प्लेसमेंट को, हम उसकी पोजीशन को चेंज करके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनकी पोजीशन जो है स्पेस में फिक्स ना हो उनको फ्री वेक्टर कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट फ्री वेक्टर की एग्जांपल है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो फ्री वेक्टर जो होता है, ठीक है। उसकी पोजीशन को हम जो है स्पेस में चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है लोकलाइज वेक्टर या बाउंडेड वेक्टर, ठीक है। लोकलाइज वेक्टर या बाउंडेड वेक्टर वो वाला वेक्टर होता है जिसकी पोजीशन जो है हमें स्पेस में जो है वो फिक्स रखनी पड़ती है उस वेक्टर को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। लोकलाइज वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर विच कांट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया था, उसी से पैरेलल जो है वो वेक्टर जे भी था उसी से पहले एक और वेक्टर सी डी एफ जी जो है वो फाइंड आउट करके उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया, दोनों का डिस्प्लेसमेंट का आंसर में सेम मिल गया, ठीक है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वो फ्री वेक्टर है। लेकिन ऐसे वेक्टर अ वेक्टर विच कांट बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड हुज लाइन ऑफ एक्शन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसको आप जो है वो स्पेस में किसी और पोजीशन पे जो है वो शिफ्ट करके डिस्कस ना कर सकें, और उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है यानी कि जिस लाइन के अलोंग जो है वो वेक्टर जो है वो जो है वो जा रहा है, या जिस लाइन के अलोंग उस वेक्टर की डायरेक्शन है उस लाइन को भी हम जो है वो चेंज ना कर सके किसी वेक्टर के केस में, तो इस तरह के वेक्टर्स को जो है बाउंडेड वेक्टर्स कहते हैं या लोकलाइज वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप सिंपल एग्जांपल समझना चाहें तो अगर आपने ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर आप जो है अगर आपने किसी बॉक्स को जो है वो स्लाइड करवाना है, या कह लें किसी सर्कुलर बॉल को जो है वो रोल करवाना है, तो अब आप फोर्स जो है वो फोर्स बॉल के ऊपर जो है इस पॉइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं 5 न्यूटन की फोर्स, और बॉल के ऊपर जो है वो थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर पे भी जो है उसकी जो है वो टेंजेंट की पोजीशन पे भी ये 5 न्यूटन की फोर्स लगा सकते हैं, या ऊपर वैसे ही जो है ना वो आप खाली जो है फोर्स यहाँ पे भी 5 न्यूटन की जो है वो हवा में लगा सकते हैं। तो अब देखें तीनों ही फोर्सेज मैंने कौन से लगाई हैं, F1 ये फोर्स, ये F2 सेकंड फोर्स, और इसी तरह F3, तीनों ही मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 न्यूटन की फोर्स से लगा रहा हूँ, लेकिन ये तीनों ही फोर्सेज जो है मैं डिफरेंट पॉइंट्स पे लगा रहा हूँ, ठीक है। एक फोर्स जो है मैं बिल्कुल बॉल के दरमियान में लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की, दूसरी जो है बिल्कुल फोर के जो बॉल का जो ऊपर वाला सिरा है, जो ऊपर वाली सरफेस है टॉप सरफेस है उस पर जो मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, और एक 5 न्यूटन की फोर्स जो है बॉल से बिल्कुल बाहर की तरफ जो है हमें कहीं 5 न्यूटन की फोर्स जो है मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग जो है अपने एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं कि जो 5 न्यूटन की फोर्सेज जो है वो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस के लॉन्ग जो लग रही हैं, फोर्सेज जो है सेम है, मींस वेक्टर क्वांटिटी जो है आपकी फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सेम ही है, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है या पोजीशन जो है वो फोर्सेज का जो है डिफरेंट है। तो अब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन या वेक्टर्स की जो है फोर्स का जो वेक्टर है उसकी डिफरेंट पोजीशन लेके अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। जब आप इस फोर्स की बात करेंगे, पहली फोर्स की जो कि बिल्कुल बॉल के दरमियान में लग रही है, फन फोर्स की बात करेंगे तब हो सकता है आपकी बॉल की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो, और जब आप जो है वो F2 फोर्स की बात करेंगे जो जो भी 5 न्यूटन की ही है लेकिन बॉल की जो टॉप सरफेस पे लग रही है, तब हो सकता है बॉल की मूव करने की स्पीड जो है वो
आपको कम मिले, और जब आप ये फोर्स F3 की बात करेंगे जो बिल्कुल बॉल के बाहर हवा में लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स सेम ही फोर्स है, तो उस केस में आपकी बॉल जो है मूव नहीं करेगी। तो आपकी देख सकते हैं आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा जब भी आप जो है वो इस वेक्टर का, फोर्स के वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स के वेक्टर की पोजीशन को जब चेंज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर हम लोगों ने रिजल्ट डिस्कस करने हैं फोर्स वाले वेक्टर के केस में, या कैलकुलेशन करनी है या एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो हम फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन या पोजीशन को चेंज करेंगे, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लाइन ऑफ एक्शन या पोजीशन को हम चेंज करेंगे, तो हमारे रिजल्ट जो है क्या लेंगे कि आप समझ देख सकते हैं यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे, सेम रिजल्ट या सही रिजल्ट आपको हर बार हमेशा जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फोर्स के वेक्टर को, इसी तरह मोमेंटम के वेक्टर को हम जो है वो स्पेस में जो है उनकी पोजीशन को जो चेंज करके डिस्कस नहीं कर सकते, उसकी वो उसको हमने जहाँ पे डिस्कस करना है, जिस पॉइंट पे डिस्कस करना है, हमें उसको जो है पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में जो है वो उसी पॉइंट पे जो है ना वो रख के डिस्कस करना है, ताकि इन दिन हमारा आंसर जो है वो सेम मिल सके, लेकिन ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको जो हम किसी और पॉइंट पे जो है किसी और पोजीशन पे शिफ्ट करके जो डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर को जो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस वेक्टर को हम किसी और पोजीशन पे रख के भी डिस्कस कर सकते हैं, जिसकी पोजीशन को हम जो हम चेंज कर सकते हैं स्पेस में, हमारे क्वेश्चन पे या कहने के हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस वेक्टर को जो है फ्री वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में हमारे पास एग्जांपल जो डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह ऐसे वेक्टर्स ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिनकी पोजीशन को हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते, अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा, हमारे जो है वो रिजल्ट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो उन वेक्टर्स को फिर हम कहते हैं वो लोकलाइज वेक्टर हैं या बाउंडेड वेक्टर्स हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास फ्री वेक्टर की एग्जांपल है, और जो फोर्स वाला वेक्टर है और जो मोमेंटम आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर्स आपके पास होते हैं बाउंडेड वेक्टर्स होते हैं ये वाले आपके पास। उसके बाद डेफिनेशन हम लोगों ने करनी है पैरेलल वेक्टर्स की। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स, कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर आपके पास वो सेम है, चाहे वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हो इस तरह, चाहे एक दूसरे के साइड पे जो है लाई कर रहे हो, दोनों वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। अगर उनकी याद है कि डायरेक्शन सेम हो, अगर मैं एक वेक्टर ये वाला लेट ड्रा करता हूँ और दूसरा वेक्टर जो है मैं कोई और लेट से ये वाला वेक्टर ड्रा करता हूँ, ये देख लो थोड़ा सा वेक्टर जो है मैंने पहले वेक्टर से जो इसकी डायरेक्शन जो थोड़ा डिफरेंट की, इस वेक्टर की डायरेक्शन जो बिल्कुल सामने की तरफ या कह लें हॉरिजॉन्टली जा रही है, और जो ये वाला वेक्टर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी है ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ग्राफिकली क्लियर क्लियर नजर आ रहे हैं, दोनों वेक्टर्स जो हैं एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग नहीं है, ठीक है। मे बी आपको डाउट हो, लेकिन आप देख सकते हैं इस वेक्टर की डायरेक्शन जो इस तरफ जा रही है, इस वेक्टर की डायरेक्शन जो इस तरफ जा रही है, सामने थोड़ी सीधी तरफ जा रही है। तो दो वेक्टर्स की अगर डायरेक्शन सेम होगी तभी उन वेक्टर्स को जो है वो हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अगर डायरेक्शन में जरा सी भी चेंजिंग आ रही है तो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर जो है वो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो वो वे अगर पैरेलल वेक्टर्स को चेक करने का हो तो वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं, उनके अगर आप कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को डिवाइड करें, मींस कि एक वेक्टर के पहले कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट से डिवाइड करें, इस तरह एक वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट से डिवाइड करें, तीसरे कंपोनेंट को भी डिवाइड करें दोनों वेक्टर्स के, और डिवाइड करने के बाद तीनों के केस में अगर आपका आंसर जो है वो सेम आता है, तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन दो वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, या वो एक ही लाइन के लोग जो है वो लाई करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो वेक्टर इस लेक्चर के स्टार्ट में लिखे थे, दो वेक्टर्स ए और बी, एक वेक्टर था आपके पास 2i प्लस 3j, ये आपके पास वेक्टर ए था, और दूसरा वेक्टर था आपके पास वेक्टर बी, उसकी मैंने कंपोनेंट्स लिखे थे 4i प्लस 6j, और इनको हम लोगों ने ग्राफिकली चेक किया था। ये ग्राफिकली क्या थे, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे थे, इनके डायरेक्शन भी सेम थी, इसलिए क्या थे, ये पैरेलल वेक्टर थे, ठीक है। अगर आप पैरेलल वेक्टर की ये वाली कंडीशन चेक करें तो देखते हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं। तो पहले वेक्टर जो ए है उसका पहला कंपोनेंट 2 है और दूसरे वेक्टर का पहला कंपोनेंट 4 है, ठीक है। और उसी तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1/2। अब उसके बाद जो पहला वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या है, 3 है, और जो दूसरा वेक्टर उसका दूसरा कंपोनेंट आपके पास 6 है। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि दोनों वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जो है वो डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो उनको पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ये तो हो गया ग्राफिकल वे चेक करने का। अगर आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में कोई वेक्टर दिए गए हैं दो, आप लोगों ने ये चेक करना हो कि वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स की रेशियो जो होती है वो सेम होती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोनों की मैंने रेशियो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की फाइंड आउट की है, दोनों का आंसर जो है 1/2 आ रहा है, तो सेम आ रही है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की रेशियो जो है वो सेम, वो वेक्टर्स के होते हैं हमेशा पैरेलल होती हैं, या आप मैथमेटिकली जो है इस वे से चेक कर सकते हैं वेक्टर्स को।
उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, ये तो आपको पता ही होगी। अगर एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर की तरह से परपेंडिकुलर है, या कह लें कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर 90 का एंगल आ रहा है, तो फिर दो वेक्टर्स को कहते हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर आपके पास जो है वो ये वाला है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है ये वाला ड्रा किया है। तो देख सकते हैं मैंने कोशिश की है किस तरह ड्रा करने की, दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल जो है क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल 90 विद ईच अदर देन दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, ये तो होगी वर्डिंग में डेफिनेशन। अगर आप लोगों ने मैथमेटिकली चेक करना है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं, तो उन वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अगर ऐड करने के बाद आंसर आपके पास 0 की इक्वल आ रहा है, तो वेक्टर्स आपके पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे ए, वो वेक्टर का क्या है आपके पास, वो वेक्टर का आंसर है आपके पास सिंपली 2i। ठीक है, ये आपके पास मैंने आसान सा एक वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर आपके पास है 2i। ठीक है, इसका सेकंड कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट क्या है, 0 है यहाँ पे। और दूसरा वेक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b। ठीक है, और इसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे लेट्स से 3j। तो ए आपके पास 2i है, बी आपके पास जो 3j है। ठीक है, इनको अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो मैं क्या बनेगा वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ए का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 है, बाकी कंपोनेंट 0 है, तो ये क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस होगा। तो ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस या 2i को ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर आपके पास होगा वेक्टर ए, या कह लें कि वेक्टर आपके पास होगा वेक्टर 2i। ठीक है, अब इस तरह अगर वेक्टर बी को ड्रा करेंगे, वो क्या 3j है, एक्स की कंपोनेंट वाली वैल्यू 0 है, वाई वाले कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो 3 है। तो एक्स वाई के वाले कंपोनेंट की वैल्यू 3 यहाँ पे ढूंढते हैं, वो कौन सी है, 1 2 और 3। एक्स की वैल्यू आपके पास 0 यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू आपके पास जो है कंपोनेंट वाली वैल्यू जो है 3 यहाँ पे है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, 3 का नाम जब दे देंगे, तो या इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से मिलाएंगे ये वाला पॉइंट, तो ये आपके पास वेक्टर बन जाएगा वेक्टर बी, या आपके पास बन जाएगा वेक्टर 3j। ठीक है, अब आप ग्राफिकली देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों के दरमियान 90 का एंगल जो है वो आ रहा है। लेकिन अगर आप लोगों ने मैथमेटिकली चेक करना हो इन दो वेक्टर्स को भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं, तो इन दोनों वेक्टर्स के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आपका 0 की इक्वल आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ए है, इसका पहला कंपोनेंट क्या है, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरा वेक्टर बी है उसके पहले कंपोनेंट के साथ। तो दूसरा वेक्टर जो बी है वो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है आपके पास 0i प्लस 3j और प्लस 0 के। ठीक है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर लिखा हुआ है, जिसको हमने सिंपलीफाइड फॉर्म में जो 3j लिखा हुआ है, तो इस दूसरे वेक्टर का पहला कंपोनेंट क्या है, 0 है। तो पहले वेक्टर के पहले कंपोनेंट मीन्स 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 0। उसके बाद प्लस जो पहला वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, उसका दूसरा कंपोनेंट आपको पता है यहाँ पे 0 आ रहा है, तो पहले वेक्टर की दूसरा कंपोनेंट जो 0 है उसको दूसरे वेक्टर के दूसरा कंपोनेंट यानी कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 टाइम्स 3। उसके बाद फिर प्लस पहले वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट को पहला कंपोनेंट पहले वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट भी 0 है, तो 0 को जब हम दूसरे वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट यानी कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 टाइम्स 0। अब इसका आंसर वैलिड करो, 2 टाइम्स 0 भी 0 है, 0 टाइम्स 3 भी 0 है, 0 टाइम्स 0 भी 0 है, ओवरऑल आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप लोगों ने मैथमेटिकली भी चेक कर लिया कि जो दो वेक्टर्स ए और बी थे, इन दोनों वेक्टर्स के जब आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को जो है मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आपका आंसर जो है वो 0 आ गया है। तो यहाँ से मैथमेटिकली आपके पास जो है वो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये दोनों वेक्टर्स ए और बी हैं, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है। आपको ग्राफ बनाने की भी बड़ी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों के दरमियान 90 का एंगल हो, अगर आप लोगों ने ग्राफिकली नहीं चेक करना, ग्राफ ड्रा करके नहीं चेक करना, तो आप लोग मैथमेटिकली भी चेक कर सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद अगर आपका आंसर जो है वो 0 की इक्वल आता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अगर आंसर जो है 0 की इक्वल नहीं आता, इसका मतलब वो उनके दरमियान 90 का एंगल नहीं है, कोई और ही एंगल है, वो फिर कुछ भी हो सकता है 90 के अलावा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वेक्टर्स की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वेक्टर्स में जो है वो अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, मीन्स कि अगर आप वेक्टर ए में बी को ऐड करें या वेक्टर बी में ए को ऐड करें, आपके पास आंसर जो है इन दी एंड जो है वो सेम ही आएगा। इस तरह वेक्टर्स में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है कि 3 वेक्टर्स लें, उनको डिफरेंट वे से आपस में ऐड करें, तो आपका जो है वो आंसर इन दी एंड जो है अंडर एडिशन ये वाला सेम ही आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ वेक्टर्स। अगर आपने किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास बनती है लैम्डा टाइम्स ए।
तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, ये वाली दो प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी ए और बी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन केस में ये वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर आप लैम्डा प्लस म्यू दो स्केलर्स को ऐड करके वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आएगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी। उसी तरह अगर आप किसी लैम्डा को जो है वो ए प्लस बी दो वेक्टर्स के सम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी। ये दोनों एक्सप्रेशंस कह लें या दोनों रिजल्ट कह लें, ए और बी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करते हैं।